नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास शो जिसका नाम है तिमाही नतीजों की तरकश। मिडिल ईस्ट के संकट हो या फिर एफआईज की बिकवाली, चीन के बाजारों का उभार या फिर घरेलू बाजार में हम देख रहे हैं कि संकट रिकॉर्ड ऊंचाई से लगातार बढ़ रहा है। अब कहीं न कहीं उम्मीदें आके टिक गई हैं कि कंपनियों के नतीजे कैसे आए हैं, कैसे आएंगे। दूसरी तिमाही के नतीजे शुरू होने वाले हैं, यानी कि सितंबर तिमाही के, और इसकी कह सकते हैं कि एक औपचारिक तौर पर शुरुआत हो जाएगी आईटी दिग्गज टीसीएस के नतीजों से, जो आएंगे 10 अक्टूबर को। तो नतीजे कैसे आएंगे, इसी पर हम आज ये खास शो लेकर आएंगे और हम चर्चा करेंगे कि कौन से सेक्टर के नतीजे कैसे रहेंगे, मिडिल ईस्ट के तनाव का कैसा असर दिखेगा, क्या त्योहारों की शुरुआत से पहले सितंबर तक कोई राहत के संकेत हैं या फिर नहीं है, क्योंकि कहा यह भी जा रहा है कि Q2 को लेकर इस बार थोड़े से चैलेंजेस रहेंगे। दूसरी तिमाही के नतीजे थोड़े से चुनौतीपूर्ण रह सकते हैं, क्योंकि ग्रामीण मांग में सुस्ती है, इन्वेंट्री बढ़ रही है। चिंता कितनी है, इस शो में हम यही समझेंगे। और बैंकिंग, एनबीएफसी, आईटी, ऑटो, ये कुछ सेक्टर्स हैं जिनको लेकर हम पूरी की पूरी पड़ताल करेंगे अपने सहयोगियों के माध्यम से, और हमारे एक्सपर्ट भी जुड़ेंगे और उसी एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे कि कौन से सेक्टर में आपकी नज़र कहां पर होनी चाहिए। तो कॉपी और पेन लेके तैयार हो जाइए और चलिए हम शुरू करते हैं हमारे ये खास शो तिमाही नतीजों का तरकश। तो तिमाही नतीजों के तरकश में हम 5-6 मोटे मोटे ऐसे सेक्टर्स की बातचीत करेंगे जिनके नतीजे थोड़े से पहले आते हैं। उसमें आईटी भी है, उसमें बैंकिंग फाइनेंशियल भी है, एफएमसीजी भी है। तो हमारे कुछ सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। एफएमसीजी के नतीजे कैसे आएंगे, क्या उम्मीदें हैं, बताने के लिए हमारे सहयोगी शरद दुबे जुड़ गए हैं। आईटी के लिए अनिशा जैन है, बैंकिंग का विश्लेषण करेंगे गौरव जावलकर, और ऑटो क्योंकि श्राद्ध का महीना भी था सितंबर में और कहीं ना कहीं फेस्टिव सीजन को लेकर उम्मीदें भी होती हैं ऑटो से। तो ऑटो सेक्टर के नतीजे कैसे आएंगे ये बताएंगे सृष्टि। आप सभी का बहुत शुक्रिया, लेकिन अपने एक्सपर्ट को भी जोड़ लेते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं एसबीआई कैप सिक्योरिटीज के सनी अग्रवाल। आप लोगों के पास आएंगे, लेकिन सनी जी बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपके टीना स्वदेश पर। सनी, हम सुन रहे हैं कि दूसरी तिमाही के नतीजे थोड़े से वीक रह सकते हैं, थोड़े से लैक लस्टर रह सकते हैं, क्या आपका भी ऐसा अनुमान है? पहला कमेंट आपसे लेंगे, उसके बाद हम एक एक करके सेक्टर की बातचीत करेंगे। गुड आफ्टरनून एवरीवन और एंड थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन द शो। आई थिंक यस, आपने बहुत सही कहा कि कहीं ना कहीं ठीक ठाक नतीजे रहेंगे। Q2 के थोड़ा मिक्स बैक काइंड ऑफ नतीजे हम देखेंगे। कहीं ना कहीं एक मार्जिन प्रेशर है अक्रॉस द सेक्टर हमें देखने मिलेगा, वेदर इट इज द बीएफएसआई सेक्टर जहां नीम स्पेशली बैंकिंग सेक्टर में नीम थोड़ा प्रेशर में आते हुए दिखेगा। At the same time, there may be a certain smaller subsector like jewelry, consumer durable, which may continue to do well. तो काइंड ऑफ मिक्स बैग रहेंगे। आईटी सेक्टर जो कि काफी लार्ज वेटेज रखता है निफ्टी में, वहां कमेंट्री देखने लायक रहेगी कि जो स्पेशली जिस तरह से डेवलप मार्केट में रेट कट स्टार्ट हुए हैं, उसके चलते जो डिमांड एनवायरनमेंट है डिस्क्रिशनरी स्पेंड पर, वो कैसे रहेंगे। आई थिंक काइंड ऑफ मिक्स बैग रहेंगे। और अगर आप मैं थोड़ा सा लंबा पर्सपेक्टिव भी लेता हूं तो FY20 से 24 के बीच में निफ्टी का ईपीएस तकरीबन डबल हुआ है 4 साल में। और अब आगे जाकर के जो अगले 2 साल की अगर आप ग्रोथ देखेंगे, कंसेंसस ग्रोथ तो तकरीबन 12.5-13% की है। तो जो ग्रोथ मोमेंटम है ओवरऑल निफ्टी लेवल पर भी कहीं ना कहीं थोड़ा स्लो डाउन होते हुए दिख रहा है। थोड़ा सा ग्रोथ का मोमेंटम थोड़ा सा स्लो डाउन होगा, मिले जुले नतीजे आएंगे, लेकिन नतीजे आएंगे कैसे, अब सेक्टर को समझते हैं। आईटी कंपनियों के नतीजे कैसे आएंगे? 10 तारीख को टीसीएस के नतीजे आएंगे, उसके बाद शुरुआत हो जाएगी, झड़ी सी लग जाएगी। और आईटी इंपॉर्टेंट इसलिए होता है, आईटी और बैंकिंग, क्योंकि अगर हम वेटेज के लिहाज से देखेंगे तो ये 2 सबसे बड़े सेक्टर्स हैं। और अगर विदेशी फंड्स का पैसा आता है, अगर घरेलू फंड्स भी बाइंग करते हैं, तो ये 2 सेक्टर काफ़ी इंपैक्टेड होते हैं। तो अनीशा हमारे साथ है। अनीशा, पहले आपसे समझना चाहेंगे, बताइए नंबर्स किस तरह से आएंगे और की ट्रिगर्स क्या होंगे और फोकस कहां पर होगा नतीजों में?
जी हाँ, इट्स दैट टाइम ऑफ द क्वार्टर अगेन कि अर्निंग्स का हम सब वेट करते हैं एंड आईटी सेक्टर यूजुअली किक स्टार्ट करता है अर्निंग सीजन को। टीसीएस हर बार की तरह सबसे पहला कंपनी होगा आईटी मेजर्स का, जो कि नंबर्स रिपोर्ट करेगा 10 तारीख को। ओवरऑल एक्सपेक्टेशन है कि ये स्टेबल स्टेडी क्वार्टर होने वाला है। इनफैक्ट लास्ट क्वार्टर्स के मुकाबले थोड़ा इंप्रूवमेंट हो सकता है, ये मान के चल रही है स्ट्रीट। एंड ये एक्चुअली विजिबल है स्टॉक प्राइसेस में भी, बिकॉज लास्ट 3 महीनों की बात करें तो जो आईटी इंडेक्स है वो ऑलमोस्ट 11% तक रैली कर चुका है। एनालिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मे बी जो ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट है ग्रोथ में वो इस बार भी कंटिन्यू करेगा। रेवेन्यू ग्रोथ सब कंपनीज के लिए यूजुअली पॉजिटिव रहेंगी। लास्ट कपल ऑफ क्वार्टर्स हमने देखा था किसी का फ्लैट या नेगेटिव परफॉर्मेंस भी था, बट इस टाइम हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सारी कंपनीज का पॉजिटिव ग्रोथ आएगा। मिड कैप कंपनीज का जो ग्रोथ रेट रहेगा वो फास्टर रहेगा कुछ लार्ज कैप कंपनीज से। ये हमने देखा है ट्रेंड लास्ट काफ़ी क्वार्टर से और ये कंटिन्यू करने की उम्मीद है। डील फ्लो का जो अनाउंसमेंट रहा है काफ़ी लास्ट हफ्तों में वो स्ट्रॉन्ग रहा है, तो ओवरऑल एक्सपेक्टेशन है कि डील विन मोमेंटम स्टेडी रहेगा। आगे चल के मैनेजमेंट का कमेंट्री जेन एआई को लेकर काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। जो जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रहा है वेस्ट एशिया में उसका क्या इम्पैक्ट वो मान के चल रहे हैं वो भी इंपॉर्टेंट रहेगा। रेट कट साइकिल शुरू हो गया है यूएस में, तो क्या उसका इम्पैक्ट डिस्क्रिशनरी डिमांड में दिखने को मिल रहा है या नहीं, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट रहेंगी। एंड ऑफ कोर्स FY25 गाइडेंस और हेडकाउंट डेटा ऑलवेज इंपॉर्टेंट रहता है आईटी सेक्टर के लिए, तो ये सब चीज़ें हम वॉच आउट कर रहे हैं। ठीक है, तो आईटी को लेकर ये उम्मीदें हैं। और अगर हम आईटी शेयरों की बात करें तो जून के स्तर से हमने देखा कि 25%, 30%, 35% के आसपास की रिकवरी आई है। लेकिन अब आगे क्या, Q2 से संकेत क्या मिलेंगे, ये आपको अनीशा ने बताया। और उन्होंने बताया कि स्थिर रहने की संभावना है। डील फ्लो में भी स्थिरता बरकरार रहेगी और रेवेन्यू ग्रोथ पॉजिटिव रहने का अनुमान है सभी कंपनीज के लिए। सनी, आपसे जानना चाहेंगे आपके लार्ज कैप में नजर कहां पर है? टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, विप्रो, एलटीआई, मैंट्री, इन तमाम कंपनीज में। और अगर हम मिड कैप बास्केट की बात करें तो आपको क्या लगता है कि नंबर्स कहां पर अच्छे रहेंगे और कहां पर नतीजों से पहले कोई हमें रणनीति बनानी चाहिए? आई थिंक अभिषेक जी, मुझे लगता है कि एक स्लिम चांस है गाइडेंस अपग्रेड का इन्फोसिस और एचसीएल टेक की ओर से आते हुए देख सकते हैं हम। लेट्स सी मैनेजमेंट कमेंट्री, जब एक्चुअल नतीजे आएंगे तब पता चलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं एसेंचर के नतीजे जो थे वो भी उम्मीद से बेहतर थे। तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कहीं ना कहीं एक या दो कंपनी जैसे इन्फोसिस या एचसीएल टेक की ओर से एक अपग्रेड आने की उम्मीद है। और रही मिड कैप कंपनीज की बात, तो फर्स्ट सोर्स लिमिटेड FSL मुझे लगता है कि काफी अच्छे नतीजे कंपनी ने Q1 में डिक्लेयर किए थे, और इसी के चलते जिस तरह से गाइडेंस दिया है कंपनी ने, उम्मीद करता हूँ कि Q2 भी एक अच्छा प्रदर्शन हमें फर्स्ट सोर्स की ओर से आते हुए दिखेगा। केपीआईटी टेक अगेन कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक रहूंगा मैं। जिस तरह से कहीं ना कहीं ऑटो में स्लो डाउन दिख रहा है ग्लोबली, केपीआई टेक की कमेंट्री बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, स्पेशली ऑन ईवी पोर्टफोलियो। ठीक है, तो ये दो शेयर आप नजर रखिए आईटी बैग में। लेकिन आईटी से चलते हैं ऑटोज की तरफ। और ऑटोज के लिए एक चुनौती वाली बात यह है, टेंशन वाली बात यह है कि जो त्यौहार है ना वो भी बहुत ज़्यादा उत्साह नहीं भर पा रहे हैं। हमने देखा कि गणेश चतुर्थी का त्यौहार भी था, बिक्री में बहुत ज़्यादा हमने कोई सुधार नहीं देखा। उसके अलावा अब तो श्राद्ध का महीना भी आ गया और जो अपडेट्स भी आए हैं ना, चाहे वो डीलर्स की तरफ से आए या कंपनीज की तरफ से आए, उसमें कोई ज़्यादा हमने खास उत्साह देखा नहीं। सृष्टि ज़रा समझते हैं कि नंबर्स किस तरह के आएंगे। सृष्टि, बताइए नज़र कहाँ पर रहेगी और किस तरह के आंकड़े आएंगे? तो इस बार ऑटो सेक्टर से बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि हमने देखा है कि जो बीता क्वार्टर रहा उसमें डिमांड का बहुत ज़्यादा पुश नहीं था। जी हाँ, टू व्हीलर्स और ट्रैक्टर्स में थोड़ा उत्साह ज़रूर था, पर देखिए कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट जहाँ पे बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगाई जा रही थी वो मोमेंटम पूरा फिजल आउट होते हुए दिखा। वहीं अगर पैसेंजर व्हीकल की बात करें तो पूरे तिमाही शायद हमने हाई इन्वेंट्रीज की बात करी है, जहाँ पे डीलर्स के पास इतनी सारी गाड़ियाँ बची हैं और इतनी फुटफॉल जो है फिलहाल नहीं आ रही है। और जैसा कि आप बता रहे थे कि फेस्टिव सीजन से भी बहुत ज़्यादा मोमेंटम नहीं रहा है। अर्निंग्स के फ्रंट पे देखें तो इस बार EBITDA और साथ ही आय में एक सिंगल डिजिट ग्रोथ की हम उम्मीद कर रहे हैं। हालांकि मार्जिन्स में थोड़ी सी बढ़त ज़रूर हो सकती है साल दर साल, क्योंकि अगर हम देखें तो थोड़े से स्टील प्राइजेज या अन्य कमोडिटी के प्राइजेज इस क्वार्टर कूल ऑफ ज़रूर हुए थे, तो शायद इसका जो है एक लैग इम्पैक्ट का भी थोड़ा सा फायदा मिले। पर अब हम फिर से देख रहे हैं कि मेटल प्राइसेज
जो है बढ़ने की कगार पे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें पूरे सेगमेंटल परफॉर्मेंस की, तो जी हाँ, टू व्हीलर और ट्रैक्टर कंपनीज पे फोकस ज़रूर रखना चाहिए। हालांकि अभी भी पैसेंजर व्हीकल कंपनीज की डीलर के इन्वेंट्री लेवल्स को लेकर क्या कुछ कमेंट्री आती है, और साथ ही अर्निंग सीजन के साथ साथ जो तिमाही आधार पे आगे के लिए जो आउटलुक रहेगा वो खास तौर से इम्पॉर्टेंट होगा। फेस्टिव सीजन सेल्स किस तरीके से पैन आउट हो रही हैं वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा देखने के लिए। तो मार्जिन्स थोड़े से इंप्रूव ज़रूर हो सकते हैं, पर मुनाफे के फ्रंट पे बहुत ज़्यादा उत्साह आप ना लगा के चलें सभी ऑटो कंपनी से। मुनाफे के फ्रंट पर ज़्यादा उम्मीद लगा के ना चलें और नतीजे को लेकर बहुत आशाएं ना रखें। ये है आपके लिए कैच लाइन कह सकते हैं सृष्टि ने जो कुछ बताया आपको। और हमने देखा भी है कि हाल फिलहाल अगर हम स्टॉक्स को देखेंगे ना, तो तेज़ रफ्तार से टू व्हीलर दौड़े थे, चाहे वो M&M हो, बजाज ऑटो हो, हीरो मोटो हो, TVS मोटर हो, लेकिन ऊपरी स्तरों से कहीं ना कहीं कैपिंग हो रही है। और वही स्थिति हम देख रहे हैं कि कमर्शियल व्हीकल में और फोर व्हीलर में यानी कि पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में भी आ रही है। सनी, आपको कितनी उम्मीदें हैं? और अगर नतीजों से पहले मान लीजिए किसी को कोई स्टॉक चुनना ही है तो आपकी नज़र कहाँ पर रहेगी? अभिषेक जी, आई वुड लाइक टू गो अहेड विद महिंद्रा एंड महिंद्रा, क्योंकि महिंद्रा एंड महिंद्रा के अगर आप क्वार्टरली नंबर देखेंगे तो क्वार्टर 2 में हमने देखा है कि जो पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट है उसमें 18% की वॉल्यूम ग्रोथ देखी हमने, थ्री व्हीलर सेगमेंट में 7% की वॉल्यूम ग्रोथ देखी और ट्रैक्टर में 4% की वॉल्यूम ग्रोथ देखी। तो मुझे लगता है कि महिंद्रा एंड महिंद्रा कैन बी आउटलायर इन टर्म्स ऑफ अर्निंग नंबर्स, एंड आगे जाके जो गाइडेंस है वो भी बेहतर हो सकता है। जिस तरह से थार रॉक्स को अभी बुकिंग मिली है तकरीबन 1,70,000 यूनिट की, तो मुझे लगता है कि जो महिंद्रा की जो सेल्स ट्रैजेक्टरी है वो कंपेयर टू अदर पैसेंजर व्हीकल प्लेयर्स कैन बी बेटर। तो M&M को मैं चूज करना चाहूंगा विद द प्राइस टारगेट ऑफ 3,400। ठीक है, M&M पसंद है सनी को 3400 रुपए के लक्ष्य के लिए। एक साल का नजरिया आपको रख के चलना है और नए लॉन्चेस का फायदा मिलेगा M&M को निश्चित तौर पर। चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपको ये बताएंगे कि बैंकिंग, NBFCs यानी कि फाइनेंशियल्स, इनके नतीजे कैसे आएंगे और FMCG और कंज्यूमर वाली जो कंपनीज हैं उनके नंबर्स किस तरह के आएंगे। आप कहीं जाएगा नहीं, सनी हमारे साथ बने हुए हैं। फिर से आपका स्वागत है तिमाही नतीजों के तर्कश में। हम खास शो कर रहे हैं ये समझने के लिए कि दूसरी तिमाही यानी कि सितंबर तिमाही के नतीजे कैसे आएंगे और आपकी नज़र कहां पर रहनी चाहिए। कुछ सेक्टर्स हमने आज इकट्ठा किए हैं, एक और शो आगे करेंगे उसमें जानेंगे कि बाकी सेक्टर्स की स्थिति क्या रहने वाली है। लेकिन अब अगला जो सेक्टर हमारे रडार पर है वो है बैंकिंग और फाइनेंशियल का। बैंकिंग और फाइनेंशियल बहुत खास है, वेटेज के लिहाज से इंडेक्स में सबसे ज़्यादा इसका वेटेज है और स्पेशल इसलिए भी है क्योंकि अगर आप इकोनॉमी के सेहत का बैरोमीटर अगर हम देखें तो सही मायने में बैंकिंग और फाइनेंशियल ही होते हैं। उससे पता चलता है कि डिमांड किस तरह से ड्राइव हो रही है, फाइनेंसिंग किस तरह की हो रही है, क्रेडिट ग्रोथ या फिर डिपॉजिट ग्रोथ किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं और उससे क्या संकेत मिल रहे हैं। तो जरा समझते हैं कि बैंकिंग और NBFC के लिए अनुमान क्या है दूसरी तिमाही से। ये बताने के लिए हमारे सहयोगी गौरव जावलकर हमारे साथ हैं। गौरव, बताइए क्या उम्मीदें हैं बैंकिंग और NBFC से और नंबर्स कैसे आने वाले हैं? जी हाँ, तो जैसे हमें पता है कि हर एक सेक्टर के नतीजे जो है वो हमारे पास अभी आ जाएंगे कुछ ही दिनों में, और इसमें सबसे पहले बात करते हैं कि बैंक्स और NBFCs के कैसे नतीजे रहेंगे और एक्सपर्ट्स का क्या मानना है कि क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर हम बात करें बैंक्स की तो वो जो प्रॉफिटेबिलिटी में साइक्लिकलिटी थी जिसमें हमने देखा था कि बैंक्स की प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा थी, वो कहीं पे पीक आउट हो चुकी है, ऐसे एक्सपर्ट्स का मानना है। वो जो पीरियड था जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल बैंक्स हमने देखे थे वो कहीं पे हमारे पीछे जा चुके हैं और इसी के चलते उनका मानना है कि कहीं पे लोन ग्रोथ में आगे जाके थोड़ा स्लो डाउन देखने को मिल सकता है। इसके मेन रीज़न ये भी होगा कि पिछले अगर कुछ क्वार्टर्स की बात करें तो कहीं पे काफ़ी ज़्यादा लोन ग्रोथ था और एक हाई बेस की वजह से हमें जो स्लो डाउन है वो देखने को मिल सकता है। अगली अगर हम बात करें नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स की तो वहाँ पे भी थोड़ा कंप्रेशन जो है हमें देखने को मिल सकता है और इसमें भी दो रीज़न हो सकते हैं। अगर हम बात करें डिपॉजिट कॉस्ट की तो वो थोड़ा बढ़ने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस है और इसी के साथ साथ जैसे कि हमें पता है कि कहीं पे रेट कट्स के लिए सिनारियो बिल्ड इन हो रहा है और इसके चलते हुए कहीं पे निम्स पे प्रेशर बन सकता है। अगर हम बात करें क्रेडिट कॉस्ट की तो वहाँ पे भी हमने देखा था कि बैंक में एक काफ़ी अच्छा पीरियड था जहाँ पे क्रेडिट कॉस्ट काफ़ी लो था, बट वहाँ पे भी
भी एक नॉर्मलाइजेशन आ सकता है और ये जो क्रेडिट कॉस्ट है वो फिर से एक अपने एवरेज लेवल पे बढ़ते हुए हमें देखने को मिल सकता है। इसी के बाद अगर हम बात करें ओवरऑल नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स की, तो एक्सपर्ट्स का मानना ये है कि कहीं पे 10 बेसिस पॉइंट का एक जो गिरावट है वो हमें देखने को मिल सकता है ओवरऑल इंडस्ट्री को अगर हम देखें तो। इसी के बाद अगर हम बात करें एसेट क्वालिटी, तो वहाँ पे तो कुछ ज़्यादा रिस्क नहीं देखने को मिल रहा है, बट जो MFI सेगमेंट है वहाँ पे एसेट क्वालिटी पे नज़र रखना काफ़ी ज़रूरी रहेगा। और आखिर में अगर हम बात करें वैल्यूएशन के हिसाब से, तो कहीं पे प्राइवेट बैंक्स के ऊपर ये जो फोकस है वो ज़्यादा बना रहेगा, क्योंकि वैल्यूएशन के हिसाब से कहीं पे अंडर परफॉर्मेंस जो है वो हमें देखने को मिला था प्राइवेट बैंक्स का पहले। इसके बाद अगर हम बात करें NBFC सेगमेंट का, तो वहाँ पे भी अगर हम बात करें तो एक्सपर्ट्स का मानना है कि लोन ग्रोथ जो है वो स्टेबल ही रह सकता है आगे जाके। एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो है वो हमें इस क्वार्टर में शायद से नहीं देखने को मिल सकता। अगर हम बात करें NBFC जहाँ पे हाउसिंग फाइनेंस NBFC से या फिर डाइवर्सिफाइड NBFC से, तो वहाँ पे एक बेनिफिट हमें देखने को मिल सकता है। बट अगर हम बात करें यहाँ पे भी, तो MFI में जो रिस्क है उस पर नज़र रखना काफ़ी ज़रूरी रहेगा। अगर हम बात करें NBFCs की, तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन में कहीं पे स्टेबिलिटी एक्सपेक्टेड है इस क्वार्टर में, बट आगे जाके अगर हम बात करें NPS की, तो वहाँ पे नज़र रखना काफ़ी ज़रूरी रहेगा, क्योंकि क्रेडिट कॉस्ट जो है वो थोड़ा बढ़ सकता है। हमें Q2 में ये जो क्रेडिट कॉस्ट है वो ऊपर जाते हुए देखने को मिल सकता है। तो ओवरऑल एक्सपर्ट्स का मानना ये है। बट अगर हम बात करें ओवरऑल बाकी रिजल्ट्स की भी, तो हमारी नज़र ज़रूर बनी रहेगी कि इसमें से भी कौन से ऐसे बैंक्स हैं जहाँ पे एक आउट परफॉर्मेंस और कौन से ऐसी NBFC से जहाँ पे एक काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस जो है वो हमें Q2 में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो NPA के आंकड़े कैसे आते हैं इस पर नज़र रहेगी। और एक और चीज़ ये है NBFC के लिए जो चिंता है कि क्रेडिट कॉस्ट बढ़ सकती है। NBFC की फाइनेंसिंग कहाँ होती है, वो बैंकों के जरिए होती है, तो उसमें क्रेडिट कॉस्ट थोड़े से बढ़ने की उम्मीद है, यानी कि जो उनकी ब्याज दरें हैं वो बढ़ सकती हैं। तो ये एक टेंशन की बात ज़रूर है। लेकिन ज़रा समझते हैं सनी से कि उनकी नज़र कहाँ पर है इस सेक्टर में, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल में। सनी, आपकी नज़र कहाँ है, आपको उम्मीद कैसी है और किस शेयर पर लोगों को फोकस करना चाहिए? या डेफिनेटली आई थिंक सारे पॉइंट ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं कि कहीं ना कहीं निम प्रेशर में रहेंगे। डिपॉजिट मोबिलाइजेशन को लेकर के एक दिक्कतें फेस कर रहे हैं सभी लोग। तो आई थिंक मुझे अगर यहाँ कोई दो स्टॉक पिक करना होगा तो ICICI बैंक में पिक करूंगा, बैंकिंग सेक्टर से, जहाँ हमने देखा था कि Q1 में काफी स्ट्रॉन्ग नतीजे डिक्लेयर किए थे। बैंक ने 15-16% की ग्रोथ दिखाई थी। एसेट क्वालिटी बेस्ट इन क्लास है। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इज क्लोज टू 16%। तो आई थिंक 1400 के टारगेट से ICICI बैंक को देखा जा सकता है। विदिन NBFCs मैं AB कैपिटल को चूज करना चाहूंगा, जो कि एक कॉन्ग्लोमरेट है आदित्य बिरला ग्रुप की फाइनेंशियल सर्विसेज आर्म है, विद अ प्राइस टारगेट ऑफ 280। मुझे लगता है कि वहाँ कहीं ना कहीं जो प्राइस टू बुक वैल्यू एनालिस्ट कम्युनिटी असाइन कर रही है दोनों NBFC हाउसिंग फाइनेंस बिजनेस को क्लोज टू 2 टाइम्स, उसमें कहीं ना कहीं री-रेटिंग होने की उम्मीद है। और जो लोन बुक है 25% से केगर से ग्रो होने की आशा करता हूँ अगले 2 साल के लिए। ठीक है, ICICI बैंक हो गया और दूसरा जो शेयर हो गया वो हो गया AB कैपिटल। ये पसंद है सनी को। ये हो गया आपके लिए बैंकिंग फाइनेंशियल से वो शेयर जहां पर आपकी नजर होनी चाहिए। ICICI बैंक आप ध्यान दीजिए, 1400 रुपये का टारगेट है 1 साल के लिए। ठीक है, आखिर में एक सेक्टर जो कंजम्पशन दिखाता है कि लोग कितना स्पेंड कर रहे हैं, किस तरह के सेंटिमेंट्स बन रहे हैं। हालांकि जो पिछली तिमाही बीती है, यानी कि जुलाई, अगस्त, सितंबर, उसमें मॉनसून की भी टेंशन रही और कहीं ना कहीं जो ग्रामीण मांग है उसमें मतलब रिकवरी तो आ रही है, कंपनी की तरफ से कमेंट्री आई थी, लेकिन बहुत ज़्यादा उत्साह नहीं है। तो हमारे सहयोगी शरद दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, बताइए किस तरह का अनुमान है, कहाँ फोकस होगा और ख़ास तौर पर नज़र कहाँ पर रहेगी? जी बिल्कुल, आपके जो है कंजम्पशन स्पेस पे सबसे पहले FMCG की बात कर लेता हूँ, जहाँ पे दूसरे तिमाही का जो प्रीव्यूज़ आ रहा है, यहाँ पे पता चल रहा है कि ज़्यादा अच्छी मोमेंटम Q2 में नहीं देखने मिल सकती है। जो अनुमान था कि अच्छी वॉल्यूम ग्रोथ होगी, वो शायद एक्सपेक्टेशन से खरा नहीं उतरेगा ये सेगमेंट, स्पेशली FMCG को लेके। अब इसका इम्पैक्ट क्यों आया? इम्पैक्ट इसलिए आया क्योंकि हैवी रेंज देखने मिले हैं, उसके कारण जो बेवरेज सेगमेंट है, पेंट सेगमेंट है, कैटेगरीज पे यहाँ पे अच्छी कंपटीशन भी देखने मिली है। तो ये 2 रीज़न के कारण यहाँ इम्पैक्ट आ रहा है। रूरल रिकवरी की बात करें तो मोमेंटम जो बना हुआ है ग्रेजुअल रिकवरी का, लेकिन पूरी तरह जो है कंप्लीट नहीं हुआ है आउटलुक, लेकिन पॉजिटिव ज़रूर है। रेंज के कारण क्या हुआ है कि जो एक्सटीरियर पेंट्स है और बेवरेजेस का सेगमेंट है, वहाँ पे इम्पैक्ट आया है। और लिकर वॉल्यूम्स की भी बात करें तो Q2 नंबर जो है थोड़े वीक आ सकते हैं, बट जो सेकेंड हाफ होता है
FY25 का, जहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ द फेस्टिव सीज़न दिखता है, आपके विंटर सीज़न दिखता है, उसमें अच्छी मोमेंटम जो है आपको लिकर स्टॉक्स के लिए देखने मिल सकती है। एडिबल ऑयल जो एक की रॉ मटेरियल होता है FMCG के लिए, यहाँ पे देखा जाए तो इम्पोर्ट ड्यूटी जो राइज़ हुई है उसके कारण एक पॉजिटिव इम्पैक्ट कंज्यूमर कंपनीज़ को फर्स्ट हाफ में देखने मिलेगा FY25 में, और FY26 में भी ये स्पिल ओवर इफेक्ट रहेगा। और करंट प्राइसिंग की बात करें तो QSR में भी थोड़ी सी डिमांड इन्वायरमेंट कम होने के कारण वीक इम्पैक्ट Q2 में देखने मिल सकती है। FMCG की बात कर ली, लेकिन कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में भी ग्रोथ मॉडरेशन जो है सीक्वेंशियली कम होने वाला है। फेस्टिव सीज़न की जो स्टार्ट है उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं हुई है, कंज्यूमर सेंटिमेंट अभी भी थोड़ी म्यूटेड है, और वो इम्पैक्ट जो है आपको एंड ऑफ द सितंबर के नंबर्स में भी देखने मिलेगा। हालांकि कमोडिटी वॉलेटिलिटी की बात करें तो उसमें चैनल में थोड़ी सी सेंटिमेंट ज़रूर आ सकती है, और उसके कारण थोड़ी सी रीस्टॉकिंग देखने मिल सकती है, क्योंकि कॉपर एल्यूमिनियम दोनों में ही शार्प जो है प्राइसेस की जो है आप देख सकते हैं रैली देखने मिली। आखिरी हफ्ते जो सितंबर के महीने में ज़्यादातर की अच्छी मोमेंटम आई है, तो ये जो है ओवरऑल जो है मिले जुले संकेत जो है कंजम्पशन स्पेस से देखने मिलेंगे Q2 में। ठीक है, मिले जुले नतीजे रहेंगे FMCG के। फटाफट, थोड़ा समय कम है, सनी आपसे जानना चाहेंगे, देखिए जो दिग्गज हैं ITC, हम देख रहे हैं कि रिकवरी आ रही है, 550 रुपये के आसपास का भाव हो गया है। आपकी नज़र कहाँ पर है FMCG में? क्या रूरल फोकस वाली कंपनीज पर आप नज़र रख रहे हैं, या फिर जो अर्बन कंजम्पशन से जुड़ी जो कंपनीज हैं, ब्रिटानिया हो गया या फिर HUL होगा, इन कंपनीज पर आपकी नज़र है? डेफिनेटली आई थिंक जिस तरह से रिकवरी रूरल बेल्ट में आ रही है और अर्बन में स्लो डाउन आ रहा है, फोकस रूरल सेक्टर पर ही रहेगा। और कंपनीज लाइक ITC हमें पसंद है, जो कि जिसका फेयर वैल्यू हमें लगता है कि 550 का रहेगा। बेसिकली टोबैको डिवीजन और जो FMCG बिजनेस है उसमें दैट कैन बी द ग्रोथ ड्राइवर। होटल बिजनेस का ऑलरेडी डीमर्जर का NCLT से अप्रूवल आ चुका है। पोस्ट डीमर्जर जो रिटर्न रेशियो ITC के इंप्रूव होते हुए दिखेंगे, और एट द सेम टाइम वैल्यूएशन रीजनेबल है। 27 टाइम्स FY26 प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पर ट्रेड हो रहा है, कंपेयर टू अदर पीयर जो 40 से 50 टाइम पे मल्टीपल पर ट्रेड हो रहे हैं। तो काइंड ऑफ वैल्यू प्लस ग्रोथ बेट रहेगा। और अगर मुझे कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी से कोई स्टॉक पिक करना होगा तो ज्वेलरी से सेंको गोल्ड हमें अच्छा लगता है विद प्राइस टारगेट ऑफ 1800, एंड अंबर एंटरप्राइजेज जो कि एक प्रॉक्सी प्ले है कंज्यूमर ड्यूरेबल का, वो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा लगता है। ठीक है, ITC, अंबर एंटरप्राइजेस और सेंको गोल्ड, ये 3 शेयर आपके लिए हो गए कंजम्पशन स्पेस से। चलिए, इशू को फिलहाल यहाँ पर समाप्त करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको काफ़ी फेयर आइडिया मिल गया होगा कि Q2 के नतीजे कौन से आएंगे, और सनी जी के जरिए आपको ये भी पता चल गया कि नतीजों को लेकर आपकी प्लानिंग कौन सी दिशा में होनी चाहिए, कौन से शेयरों को लेकर आपको एडवांस में अपनी रणनीति बना लेनी चाहिए। फिलहाल इस शो में इतना ही। सनी जी, बहुत शुक्रिया आज आपका समय देने के लिए, और बाजार में कौन से सेक्टर फोकस में रहेंगे Q2 के नतीजों के पहले, ये बताने के लिए और अपनी पिक्स भी देने के लिए। फिलहाल इस शो में इतना ही, लेकिन के साथ आप बने रहिए, कहीं जाइएगा नहीं। नमस्कार।